हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। राहुल आज सुबह से थोड़ा नाराज था। वो कुछ बेचैन सा था और किसी ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन माँ को उसके मन की हालत पता थी। उसे यूं खोया हुआ देख माँ कहती है, नाराज मत हो बेटा, हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह भी काफ़ी अच्छी है। वहाँ भी तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। माँ ने उसे प्यार से समझाया। छोटा राहुल 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। राहुल के पिता अरविंद एयरपोर्ट सिक्योरिटी में हेड ऑफिसर थे, इसीलिए उनका कभी भोपाल, कभी मुंबई तो कभी गोवा जैसे बड़े शहरों में ट्रांसफ़र होता रहता। मुंबई में रहते हुए उसके काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, पर अब उसके पिता का हैदराबाद ट्रांसफ़र हो गया था। इसीलिए अपने दोस्तों और स्कूल को याद करते हुए राहुल थोड़ा दुखी हो रहा था। राहुल के पिता को एयरपोर्ट से करीब 10 किलोमीटर दूर किसी बड़े से अपार्टमेंट में ब्रोकरेज के जरिए एक फ्लैट मिला था। राहुल अपने माता पिता के साथ उस सोसाइटी में पहुंचा। सोसाइटी काफ़ी बड़ी थी। वहाँ गार्डन और एक क्लब हाउस की भी व्यवस्था थी। अपार्टमेंट की इमारत भी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वहाँ काफ़ी कम लोग रहते थे। वहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग तेलुगु भाषी थे। 1-2 हिंदी भाषी परिवार भी थे, लेकिन उनके फ्लैट का दरवाज़ा ज़्यादातर बंद ही रहता। सोसाइटी के सेक्रेटरी से चाबी लेकर अरविंद ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक हवा का झोंका बाहर आया। जिसमें एक किस्म की बदबू आ रही थी। काफ़ी दिनों से फ्लैट बंद था, इसीलिए शायद ऐसी बदबू आ रही होगी, ऐसा उन्होंने अंदाज़ा लगाया। अंदर काफ़ी अंधेरा था। अरविंद ने लाइट का स्विच ढूंढकर लाइट ऑन किया। घर में काफ़ी धूल और जाले लगे हुए थे। उन्होंने मिलकर घर की सफाई की, फिर कुछ मजदूरों की मदद से सामान ऊपर शिफ्ट किया। सामान शिफ्ट करते वक्त उन्हें एक स्टोर रूम दिखाई देता है, जिसके अंदर एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी थी, जिस पर ताला लगा कर रखा था। उस ताले पर कुछ धागे बांध कर रखे थे। राहुल की माँ प्रतिभा ने अपने पति अरविंद को उसके बारे में बताया। उस अलमारी के अंदर क्या होगा, इस बारे में जानने की उत्सुकता दोनों के ही मन में थी। उन्होंने वहां पर उस अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां चाबी नहीं मिली। बाद में किसी चाबी बनाने वाले को लेकर अलमारी खोलेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। अब तक करीब पूरा सामान लग चुका था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वो तीनों धीरे धीरे उस जगह पर सेटल हो रहे थे। कुछ दिनों बाद अरविंद ने चाबी वाले को बुलाकर उस अलमारी की चाबी बना ली और उसे खोल दिया। अंदर लाल कपड़े में लपेटकर एक किताब रखी हुई थी। उस किताब का कवर पुराने चमड़े से बना हुआ था। किताब काफ़ी पुरानी लग रही थी। अरविंद ने उस किताब को खोलकर देखा, वैसे उस कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। अरविंद को ये सब अजीब लगा, पर उसने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस किताब के पेजेस हल्के पीले रंग के थे। उस किताब में कई चित्र विचित्र आकृतियों की तस्वीर बनी हुई थी, जिसके नीचे की लिखाई किसी और ही भाषा की लग रही थी। किताब की भाषा शायद लैटिन होगी, क्योंकि लैटिन संस्कृति से मेल खाने वाली कई चीज़ों का उसमें जिक्र मिल रहा था। अरविंद आगे के पेजेस पलटता कि तभी प्रतिभा उसे आवाज़ लगाकर बुलाती है। उसने किताब को अलमारी में रख दिया और अलमारी और खिड़की को बंद करके वहाँ से चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। वो लोग अपने बेडरूम में सो रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरविंद ने उठकर घड़ी में देखा तो 3 बज रहे थे। इतनी रात गए कौन हो सकता है, ये सोच ही रहा था कि तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अरविंद अपने बेड पर से उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। अरविंद ने अपनी तसल्ली के लिए हॉल में जाकर देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था।
उसे ये बात अजीब लगती है। अरविंद वापस अपने बेडरूम की ओर जा रहा था कि तभी उसे किचन से कुछ रोशनी आती हुई दिखाई देती है। अरविंद किचन में आया और उसने किचन का लाइट ऑन किया। उसने देखा कि फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर रखी खाने पीने की चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई पड़ी है। अरविंद ने सोचा कि शायद ये राहुल की करतूत होगी। उसने बिखरी हुई चीज़ों को उठाकर वापस फ्रिज में रखते हुए दरवाज़ा बंद किया और राहुल के रूम में जाकर देखा तो राहुल शांति से सो रहा था। कल सुबह राहुल से बात करनी पड़ेगी, ये सोचकर अरविंद वापस अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह के वक्त जब सब नाश्ता करने बैठे थे तब अरविंद राहुल से कल रात फ्रिज की बिखरी हुई चीज़ों के बारे में पूछता है। तब राहुल कहता है, नहीं पापा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो कल जल्दी सो गया था। प्रतिभा पूछती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अरविंद कुछ बोलता तभी एक आवाज़ होती है जिससे उनका ध्यान उस आवाज़ की ओर जाता है। आवाज़ बालकनी की ओर से आ रही थी। उन्होंने जल्दी से बालकनी में जाकर देखा तो एक पंछी उनकी दीवार से टकराकर नीचे गिरकर तड़प रहा था। अरविंद कुछ कर पाता कि उतनी देर में उस पंछी ने अपना दम तोड़ दिया। इस घटना से वो लोग थोड़े डिस्टर्ब हो गए। ये क्या और क्यों हुआ, इस बात का जवाब उनके पास नहीं था। अरविंद को एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो रही थी और जाते वक्त उसे राहुल को भी स्कूल में छोड़ना था, इसीलिए वो दोनों निकल गए। अब प्रतिभा घर में अकेली थी। घर के सभी काम निपटाकर दोपहर के समय उसकी थोड़ी आंख लग गई। प्रतिभा सो रही थी, तभी उसे कुछ चरमराने की आवाज आती है। आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। प्रतिभा थोड़ी सहम जाती है। बेड से उठकर वो धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है। उसने सावधानी से स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर देखा तो उस लकड़ी की अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। प्रतिभा मन में सोचती है, इस अलमारी का दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया? इसे तो अरविंद ने बंद करके रखा था और घर में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ऐसे कई सवाल उसके मन में थे। प्रतिभा को ये बात ज़रा अजीब लगी। उसने डरते हुए जल्दी से वो दरवाज़ा बंद किया और बाहर आकर स्टोर रूम को लॉक कर दिया। शाम को अरविंद और राहुल दोनों घर पर आए। वो लोग फ्रेश होकर टीवी देख रहे थे। इधर प्रतिभा किचन में खाना बना रही थी। प्रतिभा सोच रही थी कि क्या दोपहर को हुई घटना के बारे में अरविंद को बताना चाहिए। अगर ये बात मैंने उन्हें बताई तो वो मुझे पागल तो नहीं समझेंगे? नहीं, उन्हें ये बात बताना ठीक नहीं। छोड़ो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ये सोचकर प्रतिभा शांत रहती है और फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। रात को खाना खाकर वो लोग सो गए। रात के करीब 3:15 बज रहे थे। अरविंद और प्रतिभा अपने बिस्तर पर सो रहे थे। वो दोनों गहरी नींद में थे। तभी प्रतिभा को कुछ बेचैनी सी महसूस होती है। उसके सीने पर उसे एक दबाव महसूस हो रहा था जो पल पल बढ़ता जा रहा था। दबाव अब धीरे धीरे उसके गले पर भी बढ़ने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो एक काला साया जिसकी पीली आंखें थी उसका गला दबा रहा था। वो चीखना चाहती थी लेकिन उसके हलक से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। आखिरकार वो पूरा जोर लगाकर चीखती है। उसकी आवाज़ से अरविंद जाग जाता है। प्रतिभा पसीने से भीग चुकी थी। उसे यूं घबराया हुआ देख अरविंद कहता है, प्रतिभा क्या हुआ? कोई डरावना सपना देखा तुमने? सहमी हुई प्रतिभा कहती है, नहीं अरविंद, वो कोई सपना नहीं था, बल्कि कोई था जो मेरा गला घोट रहा था। उसे शांत करते हुए अरविंद कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है प्रतिभा, तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। देखो ये नई जगह है और हर नई जगह में एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। देखो स्ट्रेस मत लो और शांति से सो जाओ। प्रतिभा अरविंद की बात पर यकीन तो करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। ये सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। सुबह हो चुकी थी। राहुल को स्कूल के लिए तैयार करने में और दोनों के लिए टिफिन बनाने में प्रतिभा व्यस्त हो जाती है। वो रात की बात को भूल चुकी थी। राहुल स्कूल चला गया
और अरविंद अपने काम पर। सारा काम निपटा कर प्रतिभा नहाने चली जाती है। प्रतिभा नहा रही थी कि तभी अचानक पीछे से कोई उसके बाल जोर से खींचता है। वो मुड़कर पीछे देखती है तो बाथरूम में बनी भाप के कोहरे में उसे एक शैतानी आकृति नजर आती है। प्रतिभा डरकर झट से पीछे हट गई। उसने ध्यान से देखा लेकिन अब वहां कोई नहीं था। प्रतिभा काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसे उस फ्लैट में अकेले रहने में डर लगने लगा। वो अरविंद और राहुल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम को जब दोनों घर पर आए तब उसकी जान में जान आई। अरविंद अब घर पर था, फिर भी आज उसका ध्यान किसी भी चीज में नहीं था। वो अरविंद से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि अरविंद उस पर भरोसा नहीं करेगा। रात का वक्त था। तीनों अपने बेडरूम में सो रहे थे। राहुल जब अपने बेडरूम में सो रहा था तब उसे किसी के रोने की आवाज आती है। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन हिम्मत करके उसने पास ही में रखे टेबल लैंप को कांपते हुए हाथों से ऑन कर दिया। उसने उठकर देखा तो कमरे के एक कोने में उसे औरत नजर आती है जो घुटनों में सिर छुपाकर रो रही थी। उस औरत ने रोना बंद किया और राहुल की तरफ देखा। उसके वो बिखरे हुए बाल, निस्तेज चेहरा और सफेद आंखें देखकर डर के मारे राहुल के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि मानो सीना फाड़कर दिल बाहर आ जाएगा। वो औरत राहुल को देखकर हंसती है। ये देखकर राहुल अब काफी ज्यादा डर गया था और वो जोर से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर अरविंद और प्रतिभा दोनों भागकर उसके कमरे में आए। अरविंद ने लाइट का स्विच ऑन किया और देखा तो राहुल अपनी आंखें बंद करके रो रहा था। प्रतिभा ने उसे शांत करते हुए अपने सीने से लगा लिया। अरविंद भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या हुआ बेटा, कोई भयानक सपना देखा क्या तुमने? राहुल इतना ज्यादा डर चुका था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दोनों ने उसे हिम्मत देते हुए शांत किया। अपने मम्मी पापा को देख उसे भी थोड़ी राहत मिली। फिर उसने उन दोनों को सारी हकीकत बताई। अरविंद अपनी बात पर कायम था कि राहुल ने जरूर कोई सपना देखा है, लेकिन प्रतिभा को राहुल की बात पर यकीन था क्योंकि उसने भी उस फ्लैट में असामान्य गतिविधियां महसूस की थी। छोटा राहुल अब इतना ज्यादा डर चुका था कि अब उसे उस कमरे में अकेले नींद नहीं आने वाली थी। इसीलिए वो अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। सुबह हो गई। वहां घट रही घटनाओं के बारे में अरविंद से बात करनी पड़ेगी, ऐसा प्रतिभा ने निश्चय किया। अरविंद जब अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था तब प्रतिभा उसके पास आकर कहती है, अरविंद, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात करनी है? प्रतिभा कहती है, आपको नहीं लगता कि कुछ दिनों से इस फ्लैट में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है? कुछ दिनों पहले दोपहर को मैंने देखा कि स्टोर रूम से कुछ आवाज आ रही है और जब मैंने वहां जाकर देखा तो लकड़ी की अलमारी का दरवाजा अपने आप ही खुला हुआ था, जबकि मैंने उसे नहीं खोला। अरुण उसे बीच में टोकते हुए कहता है, वो पुरानी अलमारी है, इसीलिए खुल गया होगा। प्रतिभा आगे कहती है, परसों रात मुझे लगा कि कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त मैंने कोई सपना देखा है ये बोलकर आपने मुझे रोक दिया, लेकिन अगली सुबह जब मैं नहा रही थी तभी किसी ने पीछे से मेरे बाल खींचे और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मुझे एक आकृति नजर आई। अरविंद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हो सकता है कि वो तुम्हारा वहम हो। वो मेरा कोई वहम नहीं था। चलो एक बार मान लेते हैं कि वो मेरा वहम था, लेकिन कल रात राहुल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरविंद को प्रतिभा की बातें बचकानी लग रही थी। वो उखड़े हुए लहजे में कहता है, राहुल तो अभी बच्चा है, उसने टीवी पर कुछ डरावना देख लिया होगा और वही उसे सपने में देखा होगा। एक तरफ प्रतिभा अपने आप को सच्चा साबित करने में लगी हुई थी तो दूसरी तरफ अरविंद अपना मुद्दा समझाने में लगा हुआ था। दोनों के बीच विवाद बढ़ रहा था। तभी उन्हें कांच फूटने की आवाज सुनाई दी।
और एक के बाद एक 3 पंछी उनकी खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आकर तड़पते हुए मारे गए। अरविंद और प्रतिभा ने बाहर आकर देखा, राहुल भी वहीं पर था। दोनों एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहे थे। वो लोग कुछ समझ पाते तभी वहां डाइनिंग टेबल के पास रखी एक कुर्सी अपने आप सरक कर दूर चली गई। ये नज़ारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सबके चेहरे आतंक से सफ़ेद पड़ चुके थे। आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोगों से मदद मांगे भी तो कैसे, क्योंकि कोई उन पर यकीन नहीं करता। क्या करे, किससे मदद मांगे? वो लोग बुरी तरह से फंस चुके थे। उनके मन में घर बदलने का भी ख्याल आया, पर उन्हें इतनी जल्दी दूसरा घर मिलना मुश्किल था और उन्होंने पहले ही 1 साल का किराया एडवांस दे दिया था। इसीलिए वो तीनों अब उस फ्लैट में रहने पर मजबूर थे। अब रात में वो तीनों साथ मिलकर सोते। उन्हें उस फ्लैट में कभी हंसने की तो कभी रोने या चिल्लाने की आवाज़ें आती। कभी चीज़ें अपनी जगह से गायब होती, कभी वापस आ जाती। वो तीनों भी दहशत में जी रहे थे। एक शाम राहुल अपने पापा के साथ सोसाइटी गार्डन में खेल रहा था। पास ही के एक बेंच पर प्रतिभा उदास होकर बैठी थी। तभी वहां पर एक लड़का आता है। उसकी उम्र करीब 25 साल होगी। जी नमस्ते, मेरा नाम तुषार है। मैं आप ही के विंग के बाजू वाले फ्लैट में अभी शिफ्ट हुआ हूँ, तो सोचा आपसे थोड़ी जान पहचान कर लूँ। तभी अरविंद भी वहाँ पर आ गया। उनकी जान पहचान हुई। थोड़ी देर उनसे बात करने पर तुषार को पता चला कि वो लोग कुछ उदास है। तुषार ने उन्हें इस बारे में पूछा, लेकिन वो दोनों बताने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन तुषार के मैत्रीपूर्ण स्वभाव ने उन्हें बोलने पर मजबूर कर दिया और फिर अरविंद ने उसे उनके फ्लैट की पूरी हकीकत बताई। पूरी बात सुनने पर तुषार कहता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। वही आपकी इस बारे में मदद कर सकते हैं। अरविंद की आंखों में आशा की एक किरण नजर आती है। वो कहता है, क्या आप किसी ऐसे एक्सपर्ट को जानते हैं जो हमारी मदद करेगा? तुषार कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ किसी को जो आपकी मदद करेगी। उनका नाम है मिस गौरी। वो एक साइकिक और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की सदस्य भी है। मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। अरविंद और प्रतिभा को तुषार के आने से कुछ देर के लिए राहत मिली थी। अगले दिन तुषार मिस गौरी को लेकर उनके फ्लैट पर आया। तुषार ने उनसे मिस गौरी की मुलाकात करवाई। गौरी कहती है, मुझे बताइए कि एग्जैक्टली किस तरह की घटनाएं हो रही है यहाँ पर। प्रतिभा बताती है, हम जब इस फ्लैट में रहने आए तब यहाँ के एक स्टोर रूम में हमें एक लकड़ी की अलमारी मिली, जिसे खोलकर देखने पर हमें उसमें एक किताब मिली। बस उसी दिन से इस फ्लैट में पारलौकिक गतिविधियाँ बढ़ने लगी। उस वक्त रात के करीब 3:15 बज रहे थे। सोते वक्त मुझे एक काला साया नजर आया जिसने मुझ पर हमला किया। हमारे बेटे के रूम में भी उसे एक डरावनी औरत नजर आई। पंछियों का अपने आप दीवार और खिड़की से टकरा कर मरना, चीज़ों का गायब होना या अपने आप जगह बदलना, ऐसी कई असामान्य वारदातें हुई है। पूरी बात सुनकर और समझकर गौरी कहती है, ठीक है, एक बार मुझे आपके पूरे घर का मुआयना करना पड़ेगा। तुषार, मेरी गाड़ी में कुछ इक्विपमेंट्स रखे हैं, उसे ऊपर लाने में मेरी मदद करो। थोड़ी देर बाद वो सब सामान ऊपर ले आए, जिसमें ईवीपी और ईएमएफ मीटर, एक थर्मल कैमरा और कुछ डिवाइस शामिल थे। उन उपकरणों को देखकर अरविंद कहता है, ये सब उपकरण किस लिए मिस गौरी? इन सब से क्या होगा? गौरी बताती है, ये ईएमएफ मीटर है। ये नेगेटिव एनर्जी की रीडिंग्स लेता है। और ये ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमिनन, इससे हम छोटी से छोटी आवाज़ भी सुन और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे आप एक तरह से स्पिरिट कम्युनिकेशन मीडियम भी कह सकते हैं। इससे हमें ऐसी नकारात्मक शक्तियों से संपर्क बनाने में मदद मिलती है जिससे हम उनका स्रोत ढूंढ सकते हैं। गौरी और तुषार ने जहाँ पर ये गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा हुई थी उन जगहों पर थर्मल कैमरे सेट किए। अब वो एक एक कमरे की बारीकी से जांच पड़ताल करने लगे। उस फ्लैट के सभी कमरों को चेक करने के बाद अब वो दोनों स्टोर रूम में आ पहुंचे। स्टोर रूम के तापमान में गिरावट नजर आ रही थी।
इस रूम का तापमान बाकी के कमरों के मुकाबले काफ़ी कम था। तभी ईएमएफ मीटर का कांटा हिलने लगा और उसे अलमारी के पास ले जाने पर वो ज़बरदस्त एनर्जी रीडिंग्स बता रहा था। तुषार के पास मौजूद थर्मल कैमरे ने वहाँ की तस्वीर खींची। गौरी समझ चुकी थी कि ये जो कुछ भी है वो इस अलमारी और स्टोर रूम से जुड़ा हुआ है। गौरी ने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो वहाँ उसे वो किताब दिखाई दी। उसने किताब पर अपना हाथ रखकर अपनी आंखें बंद की। चूंकि वो एक साइकिक थी तो उसे उस किताब से जुड़ी कुछ विजन्स आने लगे। गौरी को तनाव महसूस होने लगता है। उसे पसीना आने लगा। अपने विजन्स में उसे कुछ नजर आने लगा। वो किसी अनजान जगह की तरफ खींचती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसे कुछ धुंधला नजर आया और एक डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत अपना हाथ उस किताब पर से हटा लिया, जिसे देखकर तुषार कहता है, क्या हुआ गौरी मैम, आपने कुछ देखा? गौरी पलटकर तुषार को देखते हुए कहती है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो दोनों स्टोर रूम से बाहर निकल आए। इस तरफ बाहर अरविंद और प्रतिभा उनकी राह देख रहे थे। तभी मिस गौरी और तुषार वहां पर आए। उन्हें देखकर अरविंद कहता है, कुछ पता चला कि ये सब किस वजह से हो रहा है? गौरी कहती है, एक बात बताइए, क्या स्टोर रूम में मौजूद उस अलमारी का दरवाज़ा आपके आने से पहले खुला हुआ था या फिर आपने उसे खोला था? अरविंद और प्रतिभा एक दूसरे की ओर देखते हैं। अरविंद बताता है, जी मैंने उसे खोला था। क्या मैंने कुछ गलत किया? गौरी कहती है, हाँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अलमारी कोई साधारण लकड़ी की अलमारी नहीं, बल्कि किसी और ही अनजान आयाम में खुलने वाला पोर्टल है। और वो किताब शैतान को बुलाने का एक मीडियम है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके फ्लैट में होने वाली इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पीछे किसी इंसानी प्रेत का हाथ नहीं, बल्कि इसके पीछे वो शैतान है जो ये सब कुछ कर रहा है। वो दिन ब दिन और ताकतवर बन रहा है। इट फीड्स ऑन योर फियर। वो आपके डर पर जीता है। सबसे पहले वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं, फिर आपके दिलो दिमाग से खेलते हैं, जैसे चीज़ों का अपनी जगह से गायब होना, हंसने या फिर रोने की आवाज़ें आना। वो आपको अलग अलग रूप लेकर डराता है। आपके डरने से उसे ऊर्जा मिलती है। वो हमेशा शरीर से नहीं, बल्कि मन से कमज़ोर इंसान पर हावी होने की कोशिश करते हैं। उन पर पूरी तरह से हावी होने के बाद उनके शरीर पर भी कब्जा कर सकते हैं और देखने वालों को लगता है कि वो पोजेस्ड इंसान बीमार है। इसीलिए हमेशा अपने मनोबल को मजबूत रखें। ईश्वर, अल्लाह या जीसस, आप जिन्हें भी मानते हैं, उन पर अपनी आस्था हमेशा बनाए रखें। मैंने अपने विजन्स में देखा था, आपसे पहले जो लोग इस फ्लैट में रहते थे, उन्होंने शायद अपने बुरे मकसद को अंजाम देने के लिए या फिर कुछ हासिल करने के लिए शैतान का आह्वान किया था, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दे फॉल प्रे टू देयर रोग इंटेंशंस एंड इनकेंटेशन। इसीलिए ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पूरी बात सुनने के बाद प्रतिभा कहती है, लेकिन अब क्या करेंगे? इस आफत से कैसे बचे? मिस गौरी कहती है, देखिए, सबसे पहले तो इस जगह की शुद्धि करवानी पड़ेगी और उस अलमारी वाले पोर्टल को हमेशा के लिए बंद करना होगा। मैं जानती हूँ किसी को जो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। उनका नाम है सहदेव। हम कल ही उन्हें बुला लेते हैं। अगले दिन तुषार और मिस गौरी सहदेव को अपने साथ लेकर आए। जैसे ही सहदेव ने उनके फ्लैट की चौखट पर अपना कदम रखा, उन्हें बिजली का एक सौम्य झटका महसूस हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनका पाला किस चीज़ से पड़ने वाला है। सहदेव कहते हैं, इस फ्लैट में शैतानी शक्तियों का प्रभाव है। उस शैतान को हम नष्ट तो नहीं कर सकते, पर जहाँ से वो आया है उसे वहाँ वापस ज़रूर भेज सकते हैं। वो किताब कहाँ है? फिर अरविंद ने उन्हें वो किताब लाकर दी। सहदेव ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। वैसे ही उस कमरे का माहौल बिगड़ने लगा। उस माहौल में एक कमाल का तनाव था। तेज हवाएं चलने लगी, जिससे आसपास की चीजें दूर फेंकी जा रही थी। खिड़कियां जोरों से खड़क रही थी। वो शैतान सहदेव की शक्तियों का विरोध कर रहा था, पर सहदेव का इरादा पक्का था। तभी कोई अदृश्य शक्ति राहुल का गला दबाने लगी। उसके गले के इर्द गिर्द
कोई फंदा कसने लगा था जो उसे हवा में उठाते हुए दूर घसीट कर ले गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए अरविंद अपनी जगह से उठता, तभी सहदेव कहते हैं, नहीं अरविंद जी, वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। अगर आप यहाँ से उठे तो हवन भंग हो जाएगा। तुषार कहता है, अरविंद जी आप रुकिए, मैं उसे बचाता हूँ। इतना कहकर तुषार अपनी जगह से उठा। वो अदृश्य शक्ति राहुल को उछाल कर नीचे फेंकती कि तभी तुषार फुर्ती से छलांग लगाकर उसे झेल लेता है। इस तरफ सहदेव ने उस किताब को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर अभिमंत्रित धागा बांधना शुरू कर दिया। वैसे वैसे शैतान कमजोर पड़ने लगा। बजरंग बली का नाम लेकर उस किताब पर धागा बांधना जारी रखा। धागे का बंधने वाला हर एक बंधन उस शैतान को कैद कर रहा था। वह शैतान उस अलमारी वाले आयाम की तरफ खींचता चला गया और सहदेव ने हवन कुंड में अपनी आखिरी आहुति देते हुए उस आयाम का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। तुषार और गौरी ने उस अलमारी को जंजीरों से बांध दिया। उस अलमारी को नष्ट करना जरूरी था ताकि फिर कभी कोई गलती से भी उस पोर्टल यानी प्रवेश द्वार को ना खोल सके। इसीलिए उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया गया। अलमारी जलकर खाक हो गई। वैसे ही तनाव और दहशत का माहौल खत्म हो गया। फ्लैट के वातावरण में एक किस्म के सुकून का एहसास हो रहा था। अरविंद और प्रतिभा ने सहदेव, तुषार और मिस गौरी का शुक्रिया अदा किया। एक बहुत बड़ी मुसीबत से एक परिवार बच गया था।